विजयगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में, जहां एक बूढ़ी माँ कमला और उसका बिगड़ा हुआ बेटा बबलू रहा करते थे। बबलू के पिता का देहांत अभी कुछ ही वर्षों पहले हो गया था। पिता के मरने के बाद बबलू बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। वह डेली शराब पिया करता, जिस वजह से उसकी माँ कमला परेशान रहा करती थी। कमला गली गली जाकर अचार बेचा करती, जिससे वह 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। एक दिन जब बबलू नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। अब क्या करेगा बबलू? सारे पैसे तो जुए में हार गया। और बता, अब कहाँ से लाएगा पैसे? तू चिंता मत कर रमेश, मैं अभी जाकर घर से पैसे लेकर आता हूँ। तू बस यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना। आज तो मैं तुझे हरा कर ही जाऊंगा। और फिर वह घर पर पैसे लेने के लिए चला जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी माँ घर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह बबलू को इस हालत में देखकर उससे कहती है, अरे बबलू बेटा, तू आ गया। चल जल्दी से बैठकर खाना खा ले। वह अपनी माँ की बातों को अनसुना कर सीधे कमरे में चला जाता है और वहाँ रखी अलमारी में से सोने की चेन निकाल के लेकर आ जाता है। उसके हाथ में उस सोने की चेन को देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। बबलू बेटा, कहाँ ले जा रहा है इसे? ये तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे मत बेचना बेटा, इसे संभाल कर रखना। आखिरी निशानी है तो क्या करूं? वैसे भी पिताजी ही नहीं रहे तो उनकी ये चेन किस काम की? इसलिए मैं इससे जुआ खेलने जा रहा हूँ। इतना ही सुनते कमला उस चैन को छीनने लगती है, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका बबलू अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। कमला जमीन पर गिर जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। मगर बबलू बिना पीछे देखे जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में बबलू अपने यार दोस्तों के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां सब पहले से ही ताश और बोतल लेकर बैठे होते हैं। रमेश बबलू के खाली हाथ देखकर उससे मजे लेते हुए कहता है, अरे ओ बबलू, तू तो बोला था कि घर जाकर पैसे लेकर आता हूँ, लेकिन ये क्या रे, खाली हाथ चला आया। तेरे पैसे कहाँ गए? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनते ही बबलू अपनी जेब में हाथ डालकर सोने की चेन बाहर निकालकर कहता है, हाँ रमेश, पैसे नहीं लाया, सीधा सोने की चेन उठा लाया हूँ, देख जरा। सोने की चेन को देखते ही रमेश की आंखों में चमक आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये चेन तो मुझे हर हालत में हासिल करनी ही है। क्या हो गया रमेश, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, तू पहले नीचे बैठ, खेल शुरू करते हैं। और फिर बबलू खेलने के लिए बैठ जाता है। ला भाई रमेश, अब जल्दी से पत्ते बांट। वह जमीन पर से गड्ढे उठाता है और पत्ते बांटने लगता है, और फिर उन दोनों में खेल शुरू हो जाता है। दोनों के बीच खेल काफी देर तक चला, कभी बबलू आगे, कभी रमेश। आखिर में किस्मत ने साथ दिया रमेश का, और वह मुस्कुराते हुए सोने की चेन जीत जाता है। लेकिन बबलू शराब की बोतल हाथ में लिए वहां से निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा साफ झलक रहा था। बबलू गांव में इधर उधर आवारों की तरह घूमता रहा। रात को वह थका हारा अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर गया तो देखा उसकी माँ थाली में खाना परोसकर उसका इंतजार कर रही थी। बबलू, सुबह से शाम हो गई और कितनी शराब पिएगा बेटा? शराब के नशे में तू अपने घर की चेन जुए में हार गया। इन सब गलत आदतों को छोड़ दे बेटा, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। बबलू अपनी माँ की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह माँ से कहता है, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। जहाँ तक खाने की बात है, इस बेस्वाद खाने को आप ही खा लीजिए। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। इतना कहकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और बेचारी विमला भूखी ही रह जाती है। वह रोते रोते ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करती है, हे भगवान, आखिर मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू? मेरा एक ही बेटा है बबलू, और वह भी मेरी सुनता ही नहीं है। दिन रात बस शराब के नशे में डूबा रहता है। जुए में अपना सब कुछ हारता जा रहा है। बेचारी कमला अपने बेटे बबलू की वजह से हमेशा परेशान रहती थी। कई बार तो उसके मन में यह ख्याल आता कि काश कहीं दूर जाकर सब खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोचती, उसके बेटे का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वही चेहरा जो कभी मासूम हंसी से उसके दिल को खुश कर देता था। बेटे के लिए उसका प्यार उसे हर बार जीने की वजह दे जाता था। उसे अब भी उम्मीद थी
कि शायद एक दिन बबलू सुधर जाएगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर रोज की तरह कमला सुबह सुबह अचार की टोकरी सिर पर रखे गली गली घूमने निकल जाती थी। उसके जाते ही बिरजू चुपके से अलमारी खोलता, कुछ पैसे निकालता और शराब के अड्डे की राह पकड़ लिया करता था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन विमला के सर पर लगी चोट अभी भी ठीक नहीं हो पाती। वह अचार देने के लिए सुबह सुबह सेठ बसंत लाल के घर जाती है। सेठ बसंत लाल गांव के सरपंच थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। गांव के लोगों को वे अपने परिवार की तरह मानते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। अगर किसी के घर में खाने पीने की कमी हो जाती तो सबसे पहले बसंत लाल ही उसकी मदद के लिए पहुंचते। थोड़ी देर में कमला बसंत लाल के घर पहुंच जाती है। बसंत लाल उस समय अपने बगीचे में कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे होते हैं। कमला पास जाकर अपनी टोकरी जमीन पर रखती है और धीरे से कहती है, राम राम सेठ जी। अरे कमला बहन, आओ आओ, बहुत दिन हो गए तुम्हारा अचार खाए। मैं तो सोच ही रहा था कि अपने आदमी से कहकर 2-4 डिब्बे मंगवा लूं, लेकिन कल उसने बताया कि अचार खत्म हो गया है और तुम खुद लेकर आओगी। हाँ सेठ जी, पिछले हफ्ते जो बना था वो सब बिक गया। आज सुबह ही नया अचार तैयार किया है, सोचा सबसे पहले आपको ही दे आऊं। अच्छा किया कमला बहन, तुम्हारे हाथ का अचार तो बस पूछो ही मत, पूरे गांव में सबसे बढ़िया है। और फिर कमला टोकरी में से अचार का डिब्बा निकालकर मेज पर रख देती है। सेठ जी बातों बातों में ही कमला से उसके सर पर लगी चोट के बारे में पूछते हैं। अरे कमला बहन, ये सर पर कैसी चोट लगी? अरे इसमें तो अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा है। कमला झूठ बोलते हुए कहती है, कुछ नहीं सेठ जी, बस रसोई में अचार बनाते वक्त थोड़ा तेल फर्श पर गिर गया था, उसी पर पैर रख दिया तो फिसल गई, जिससे सर पर चोट लग गई। कमला की बात सुनकर सेठ जी को कुछ शक होने लगा। उन्हें लगा उसकी बातों और चेहरे के हाव भाव में कुछ मेल नहीं है। फिर सेठ जी ने दोबारा से बड़ी नरमी से कहा, मुझे पता है कमला बहन, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ये चोट का निशान पैर फिसलने से नहीं, किसी और वजह से हुआ है। अब बताती क्यों नहीं हो बहन? आखिर मैं भी तो आपके भाई जैसा ही हूँ। कमला सेठ जी की बातों से भावुक हो जाती है और वह रोने लगती है। अरे बहन, आप रो क्यों रही हो? अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। कमला ने आंसू पोंछते हुए सेठ जी को अपनी सारी बात बता दी। उसने बताया कि बबलू के पिताजी के गुजर जाने के बाद से घर की हालत ही बदल गई है। पहले बबलू ठीक था, लेकिन अब रोज शराब पीने लगा है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है और जुए में भी फंस गया है। अक्सर घर का सामान तक उठा ले जाता है और उसे जुए में हार आता है। कमला ने कहा कि उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बबलू उसकी कोई बात नहीं मानता। कमला की बातें सुनकर बसंत लाल बहुत उदास हो जाता है। वह कमला को दिलासा देते हुए कहता है, अच्छा तो बात यह है कमला बहन, आप अब चिंता मत कीजिए। आपके बेटे बबलू को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी आज से मेरी हुई। बस कैसे भी करके एक बार बबलू को मेरे घर भेज देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लीजिए, इससे घर का राशन और अपनी दवा ले लेना। धन्यवाद सेठ जी, आपकी बातों ने तो मेरे मन को तसल्ली दे दी। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बबलू एक दिन जरूर सुधर जाएगा। शायद आपकी कही बातें दिल तक पहुंच जाएं। और फिर कमला टोकरी को उठाकर सर पर रख लेती है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह अचार देने जाना है। और फिर कमला खुशी खुशी वहां से चली जाती है। अगली सुबह बबलू अब भी रात के नशे में सोया पड़ा होता है और कमला बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। जाग जा बबलू बेटा, जल्दी से जाग जा, सुबह के 9 बज चुके हैं। यूं कब तक सोता रहेगा? गांव के सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर चले गए और एक तू है कि शराब पीकर अभी तक सो रहा है। कमला की आवाज सुनकर बबलू की आंखें खुल जाती हैं और वह गुस्से से कहता है, क्या हुआ?
यूं सवेरे सवेरे क्यों आवाज देकर उठा रही हो? मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। बबलू बेटा, मेरा एक छोटा सा काम है। सेठ जी के घर जाकर अचार के 2 डब्बे पहुंचा दे, फिर बाद में आकर आराम से पूरा दिन सोते रहने के। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन आप हैं कि मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। अरे नहीं बेटा, सेठ जी को अचार पहुंचाना बहुत जरूरी है। हो सके तो तू ये अचार के पैसे रख लेना, लेकिन कैसे भी करके अचार के 2 डब्बे सेठ जी के घर पहुंचा दे। पैसों की बात सुनकर बबलू की नींद उड़ जाती है और वह मन ही मन कहने लगता है, चलो आज तो पीने का जुगाड़ हो गया। ऊपर से आज मंगलवार है तो रमेश भी घर पर ही मिलेगा, उसके साथ मिलकर शाम को जुआ भी खेल लूंगा। हाँ तो लाइए माँ, कहाँ है अचार के डिब्बे? यह थैले में रखे हुए हैं, इसे संभाल कर ले जाना। ठीक है माँ। बबलू पलंग से थैला उठाकर सेठ जी के घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में बबलू सेठ बसंत लाल के घर पहुंच जाता है। उस समय सेठ जी अपने खेत के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी बबलू उनके पास जाता है और बोलता है, राम राम सेठ जी। राम राम बेटा, राम राम। सेठ जी, यह आचार माँ ने आपके लिए भेजा है। सेठ जी अचार का नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि कमला ने अचार के बहाने बबलू को उनके पास भेजा है। हाँ लाओ बेटा, मैंने ही कल तुम्हारी माँ से कहा था कि अचार के 2 डब्बे सुबह मेरे घर पहुंचा दें। और बताओ बबलू बेटा, तुम तो बहुत बदल गए। जब छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ आया करते थे। कितना भोला चेहरा था उस वक्त तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे याद है मैं जब पिताजी के साथ आया करता था और आपके बगीचे में खूब खेला भी करता था। अच्छा तो बबलू बेटा, आज तुम हमारे घर इतने दिनों बाद आए हो। चलो मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने ले चलता हूँ। वैसे भी काफी दिन हो गए तुमसे मिले बिना, इसी बहाने पुरानी यादें ताजा भी हो जाएंगी। बबलू सेठ जी को मना नहीं कर पाता और वह उनके साथ साथ चल देता है। थोड़ी देर में वह बसंत लाल के खेत पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। तभी बसंत लाल बबलू से कहता है, देखो बबलू बेटा, मुझे पता है तुम्हारा यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम कुछ काम सीख सको, कुछ पैसे कमा सको, जिससे तुम और तुम्हारी बूढ़ी माँ कमला बहन का पेट आराम से पल सके। मुझे ये भी मालूम है कि तुम रोज शराब पीते हो और घर का सामान तक दाम पर लगा देते हो। बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने कमला बहन से वादा किया था कि मैं उसके बेटे को सुधार कर ही रहूंगा। सेठ जी की बातें सुनकर बबलू के मन में गुस्सा भी आता है और शर्म भी, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप उनका कहा मानकर काम पर लग जाता है। वैसे तो सेठ बसंतलाल गांव के सरपंच थे, मगर बबलू के पिता से उनकी गहरी दोस्ती थी। शायद यही वजह थी कि बबलू उन्हें ना नहीं कह पाया। शुरू में तो बबलू ने मन लगाकर काम किया, लेकिन जैसे ही सेठ बसंतलाल वहां से चले गए, उसने झट से काम छोड़ दिया। मिट्टी में सना हुआ थका हारा बबलू अपने कपड़ों की परवाह किए बिना सीधा घर की तरफ चल पड़ा। वह घर पहुंचते ही गुस्से में ऊंची आवाज से अपनी माँ को पुकारता है, माँ कहाँ हो माँ, जल्दी से बाहर आओ। कमला रसोई में खाना बना रही होती है। वह बबलू की आवाज सुनकर तुरंत वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बबलू, इतना शोर क्यों मचा रहा है बेटा? कमला की बात सुनते ही बबलू गुस्से से बोला, अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। आखिर हुआ क्या है बबलू, जो तू इतना गुस्से में है? भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। सेठ जी ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ, आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या थी मेरी बातें उनसे करने की? पता है तुम्हें कितनी शर्म आई मुझे जब उन्होंने सबके सामने मेरी बातें बताई। बबलू की बातें सुनकर कमला गुस्से से कहती है, काश यह शर्म तुझे पहले आ गई होती तो आज तू ऐसा ना होता। अरे नालायक, कम से कम कुछ पैसे तो जोड़ ले जो तू मेरी चिता की लकड़ियां ला सके। क्या ये लकड़ियां भी तुझे गांव वाले ही ला कर देंगे? माँ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी हो जाए, पर मैं किसी के नीचे नौकरी नहीं करूंगा। मुझसे नहीं होती ये दिन भर की मजदूरी। क्या पूरी जिंदगी यूं ही दूसरों के लिए पसीना बहाता रहूं? बस, अब और नहीं। इतना कहकर बबलू
नहाने के लिए चला जाता है और कमला अपने आप से कहने लगती है, हे राम, पता नहीं इसकी ये शराब की लत कब छूटेगी। हर तरीका आजमा लिया मैंने, समझाया, डांटा, प्यार से भी बोला, पर इस पर कोई असर ही नहीं होता। गांव के सारे उसके साथी अब काम धंधे पर लग गए हैं, सब अपनी जिंदगी संभाल रहे हैं और एक ये है जो सिर्फ दिन रात बस शराब और हुए में पड़ा रहता है। अब तो गांव के लोग भी हमसे बात करना छोड़ चुके हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में मेरा बेटा कभी सुधरेगा भी या नहीं। बबलू की वजह से गांव के लोग भी कमला से कम बोला चाला करते थे, जिससे कमला का अचार भी कम बिक पाता था, जिस वजह से बेचारी कमला को इस उम्र में भी पास के गांव में पैदल चलकर अचार बेचने के लिए जाना पड़ता था। अगली सुबह कमला अचार के डिब्बे कपड़े से पोंछ पोंछ कर टोकरी में सजा रही थी। वो उन्हें बाजार ले जाने की तैयारी में थी। उधर बबलू चुपचाप खड़ा माँ के निकलने का इंतजार कर रहा था, ताकि जैसे ही कमला बाहर जाए वो अलमारी से पैसे निकाल सके। इतने में वहाँ सेठ बसंत लाल आ जाते हैं। राम राम कमला बहन, और कैसी हो? कमला सिर ऊपर करती है। अरे सेठ जी आप, राम राम सेठ जी, आप इस वक्त हमारे इस छोटे से घर में। सेठ जी को देखते ही बबलू घबरा जाता है कि कहीं सेठ जी कल वाली बात के लिए कुछ कहे ना। हाँ कमला बहन, मैं बबलू से मिलने आया हूँ। बबलू झिझकते हुए कहता है, मुझसे जी सेठ जी कहिए, क्या बात है? हाँ बबलू बेटा, कल मेरे आदमी बता रहे थे कि तुम बीच में ही काम छोड़कर आ गए थे। ऐसा क्यों बेटा? वो सेठ जी, मैंने कल पहली बार खेती की थी ना, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा थक गया था और आपको बिना बताए ही चला आया। कोई बात नहीं बबलू बेटा, तुमसे आज के बाद कोई काम नहीं करवाया करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम मेरी गायों को रोजाना घुमाने के लिए ले जाया करोगे। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना 300 रुपए भी दिया करूंगा। बबलू को पता नहीं क्यों सेठ जी से हमेशा एक अजीब सा डर लगा रहता था, लेकिन सेठ जी के सामने उसकी जुबान खुद ब खुद बंद हो जाती थी। वो न तो सेठ जी की बात टाल पाता था और न ही उनके किसी काम के लिए मना कर पाता था। इसीलिए बबलू सेठ जी को बेमन से हाँ कर देता है। थोड़ी ही देर में बबलू और सेठ जी दोनों घर से निकल जाते हैं। बबलू को इस तरह काम पर जाते देख कमला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहती है, चलो कोई तो है इस गांव में जो अपनों की तरह हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बबलू सुधर जाए और वो भी गांव के बाकी लोगों की तरह खूब मेहनत करे। और फिर विमला भी सर पर टोकरी रखे अचार बेचने के लिए घर से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वह दोनों गौशाला पर पहुंच जाते हैं, जहां कई सारी गाय होती हैं। सेठ जी बबलू से कहते हैं, बेटा बबलू, मैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। तुम्हें रोज सुबह और शाम गायों को चराने के लिए ले जाना होगा और उनकी ठीक से देखभाल भी करनी होगी। तुम मुझे भरोसे वाले लगे, इसलिए मैं तुम्हें यह काम सौंप रहा हूँ। जी सेठ जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गायों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं उन्हें चराने के लिए ले जा रहा हूँ। और फिर बबलू उन गायों को लेकर चला जाता है। वह चलते चलते रास्ते पर सेठ जी की बातें करता है। सेठ जी भी ना बिना सोचे समझे कैसे कैसे काम करवा लेते हैं और मैं हूँ कि मना भी नहीं कर पाता। चलो, यही सामने जो मैदान है घास से भरा पड़ा है, इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आराम से चरती रहेंगी और मैं भी जाकर उस पेड़ के नीचे थोड़ा बैठ जाता हूँ। बबलू उन सभी गायों को मैदान में छोड़ देता है और वह एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। वह सभी गायें मैदान में घास चर रही थीं। बबलू को लेटे लेटे कब नींद आ गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर में मैदान का मालिक केदारी लाल रोज की तरह वहां आ गया। वह सुबह सुबह रोजाना अपने खेतों पर घूमने आया करता था। जब वह वहां पहुंचा और उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यह क्या हो गया? ये गाय तो मेरे खेत को सफा चट कर गई। अरे कोई रोको इनको, जल्दी से इन्हें कोई बाहर निकालो। केदारी लाल की आवाज सुनकर बबलू की भी आंखें खुल जाती है और वह दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? केदारी लाल गुस्से से कहता है, क्या हुआ कि बच्चे,
ये देख तेरी इन गायों ने क्या कर दिया। बबलू अपनी नजरें मैदान की तरफ घुमाता है तो देखता है कि सारी गायों ने मैदान की घास पूरी तरह खाली है। यह देखकर वह डर जाता है। तुझे पता भी है कितनी मुश्किलों से यहाँ घास उगी थी और तूने सारी बर्बाद करवा दी। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह मैदान आपका है, वरना मैं गायों को यहाँ कभी नहीं लाता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस इस नुकसान की भरपाई कर दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, वरना मैं तुम्हारी ये सारी गायें जब्त करवा दूंगा। गायों का नाम सुनते ही बबलू बहुत डर गया। वह केदारी लाल को सेठ बसंत लाल के घर ले गया। वहां पहुंचकर केदारी लाल बसंत लाल को खूब कड़ी खोटी सुनाने लगा। बसंत लाल सिर नीचे कर चुपचाप उसकी सुनता रहा। यह देखकर बबलू बेचैन हो गया। वह बसंत लाल की इज्जत करता था, इसलिए वह खुद ही आगे बढ़ आया और बोला, सेठ जी, मुझे पता है कि आपका मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं नुकसान के पैसे तो नहीं चुका सकता। हाँ, पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं आपके खेत को पहले जैसा हरा भरा कर दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक यह मैदान पहले जैसा हरा भरा नहीं हो जाता, मैं तुम्हें अपने घर नहीं जाने दूंगा और नहीं तुम्हें चैन से सोने दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। सेठ बसंत लाल ये सब चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। वे चाहते तो वह अभी केदारी लाल का सारा नुकसान की भरपाई करके दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मौका बबलू को सुधारने का और कोई नहीं हो सकता। इसलिए वह चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह बबलू तेज धूप में पसीना बहा रहा था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह इस खेत में फिर से पहले जैसी हरी भरी घास उगाए ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने घर लौट सके। वह दिन रात बिना रुके मेहनत करता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। बबलू यह सब देखकर खुद चौंक गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी खुशी हाथ जोड़ के ऊपर देखकर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझ जैसे इंसान की मदद की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, प्रभु का। बबलू अपनी प्रार्थना भगवान से कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ खेत का मालिक केदारी लाल आ जाता है। केदारी लाल यह सब देखकर हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह बबलू से कहता है, बेटा बबलू, क्या ये सब सब्जियां तूने उगाई हैं? हाँ सेठ जी, यह मेरी मेहनत का फल है। अरे बबलू, ये तूने क्या कर दिया रे? जिस खेत में घास भी मुश्किलों से उगा करती थी, उस खेत में तूने सब्जियां उगा दी। ये तो सच में चमत्कार हो गया। सेठ जी खुशी खुशी बबलू को 20,000 रुपए देते हैं और उससे कहते हैं कि बबलू, यह तेरी मेहनत का फल है जो तूने इस बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। मैं तेरा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं ये? अरे नहीं सेठ जी, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। अगर उस दिन मैं गलती से आपकी जमीन पर न आ गया होता तो शायद जिंदगी भर यूं ही बेकार फिरता रहता। आपने मुझे काम दिया, भरोसा किया और बस उसी दिन से मेरी जिंदगी बबलू, तेरी मेहनत ने बंजर जमीन को जन्म दे दिया है। मैं सोचता था यहाँ कुछ नहीं उग सकता, लेकिन तूने साबित कर दिया कि हौसले हों तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसी मेहनत के चलते मैंने ठान लिया है, अब से तू मेरे ही खेतों की देखरेख करेगा। आज से नहीं, अभी से मैं तुझे इन खेतों का ठेकेदार बनाता हूँ। शुक्रिया सेठ जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आज से इन खेतों की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। मुझे पूरा यकीन है बेटा, ऐसा ही होगा। अच्छा सुनो, तुम बहुत दिन बाद अपने घर जा रहे हो, तो जाते जाते अपने लिए कुछ सब्जियां ले जाना। आखिर जरा खुद भी तो चख के देखो कैसा स्वाद होता है अपनी ही मेहनत से उगाई सब्जियों का। बबलू जाने से पहले खेत से कुछ सब्जियां तोड़कर थैले में रख लेता है और फिर वह घर के लिए चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ से हुई गलतियों की माफी मांगता है। माँ,
मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ जो किया उससे आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है माँ, मैंने आज तक आपके और इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन माँ, मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। बस एक बार आप मुझे माफ कर दो माँ। बबलू की बातों से माँ को ऐसा लगा जैसे उसका पुराना बबलू फिर से लौट आया हो। उसकी आंखों में वो अपनापन और मासूमियत फिर से झलक रही थी। माँ की आंखें भर आईं, मगर होठों पर मुस्कान थी। वह खुशी से बोली, अरे बबलू बेटा, तू सुधर गया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। तूने चाहे जो भी गलतियां की हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी असली कमाई तो तू है बेटा। मैं तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि कब मेरा बबलू सुधरेगा, और देख, आज उसने मेरी सुन ली। तू फिर से वही बन गया है, मेरा प्यारा सच्चा बबलू। हाँ माँ, भगवान की ही कृपा है कि ये सब हुआ। बंजर जैसी जमीन पर जब मैंने सब्जियां उगाई तो सेठ जी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे पूरे 20,000 रुपए दिए। लेकिन माँ, सच कहूँ तो इन पैसों से ज्यादा खुशी मुझे उस मिट्टी से मिली जिसे मैंने अपने पसीने से सींचा। आज मुझे सच में समझ आया, मेहनत से कमाया हुआ निवाला ही सबसे मीठा होता है। मेहनत में ही असली सुख है माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेहनत से कमाई गई रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है। उसमें पसीने की खुशबू होती है और सुकून का मजा। चल अब इन बातों को यहीं छोड़, तू जल्दी से नहा धो ले, जब तक मैं तेरी इन मेहनत से उगाई हुई सब्जियां बनाती हूँ। आज तो मैं भी देखूं तेरे हाथों की मेहनत का स्वाद कैसा होता है। और फिर कमला सब्जी से भरा थैला उठाकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है।